देखिए, एक और अहम जानकारी हमको मिली है शिरीन, और जितनी बात कर रहे हैं उतने ही नए खुलासे हो रहे हैं। मुझे एक और अहम बात यहाँ पता चली है कि यहाँ पर ये क्लब जाने वाला चक्कर था। अब क्लब जाने में कहीं कोई क्लब जाना जो भी आता है काठमांडू वो क्लब जाता है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान के संवाददाता बता रहे थे कि बहुत ही लो इनकम बैकग्राउंड है। क्लब यहाँ बहुत महंगे हैं शिरीन, आप जानती हैं काठमांडू का हाल। तो जिस तरह से यहाँ खर्चा किया जा रहा था, क्लब में जाना हो रहा था और बाई एयर आना और उसके बाद यहाँ पर रहना, 7 दिन होटल में रहना, क्लब जाना, फिर चले जाना, नेक्स्ट टाइम फिर जो है शारजाह का रूट लेना, दुबई होते हुए आना और यहाँ से पोखरा होते हुए जाना, ये सारी चीजें बता रही है कि एक फाइनेंशियल नेटवर्क भी साथ में चल रहा था, ऐसा लग रहा है। लेकिन सर ऐसा कैसे हो गया? देखिए, ये सवाल सबके मन में है कि ये कैसे हो गया कि बिना वीजा के एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ गई। क्या ये सिस्टम की बड़ी चूक नहीं मानते आप? सब बातों की जांच हो रही है और केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां जांच में लगी हैं। हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे और कहां से चूक हुई इस बात की जांच होके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। आई थी ये वो कन्वर्सेशन है सीमा हैदर की। सीमा हैदर ने कहा था बस नंबर्स को जानकारी दी गई तो उसने लिखा ओके थैंक्स भैया। फिर गूगल पे से बचा हुआ अकाउंट का स्क्रीनशॉट मांगा गया, इस पर उसने रिप्लाई किया कि ये सारी चीज़ें हैं और इसके बाद मीना जी का नंबर दिया। अब ये भैया आप उनको मैसेज कर दो। तो ये मीना जी कोई भारतीय दोस्त सीमा हैदर के थे, अब ये सचिन भी हो सकते हैं, इसकी भी पड़ताल आज तक करेगा। उनका नंबर भी मेरे पास वक्त मौजूद है और मैं अब सीधा उनका नंबर डायल करूँगा और एक बार फिर से उनका नंबर मैं छुपाऊँगा क्योंकि प्राइवेसी का हम ख्याल रखेंगे। और ये मैंने उनका नंबर मिला रहा हूँ और ट्रू कॉलर पे अनिकेत ठाकुर के नाम से नंबर है। ये देखिए, ये नंबर भी स्विच्ड ऑफ है, यानी कि वो 2 नंबर जिनसे सीमा हैदर ने बस सर्विस में कांटेक्ट किया वो दोनों ही एक सुविधा में नहीं है, तो एक स्विच ऑफ बता रहा है। ये एक लड़की के नाम से है तो वो पीताम्बर नाम से किसी का नंबर है। तो दोनों ही जगह ऐसा क्या है कि नंबर ऐसे नंबर से कॉल करना पड़ा, दोनों ही एंड से जो नंबर हटा दिए गए। क्या ये सिम का हेरफेर हुआ? इतनी आइडेंटिटी छुपाने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी सीमा हैदर को? हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अभी नंबर्स को सेव करेंगे और एक दफ़ा व्हाट्सएप कॉल भी करेंगे, देखेंगे कि कहीं ये व्हाट्सएप पर तो एक्टिव नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना एक और प्रयास कर लेते हैं और एक बार व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, क्योंकि उस दौरान जब बातचीत दोनों के बीच हुई है, जो मीना जी तत्कथित भारतीय दोस्त सीमा हैदर का है वो, फिर चाहे दिल्ली भोली के नाम से सेव नंबर सीमा हैदर का हो, वो दोनों से व्हाट्सएप कॉलिंग हुई। तो हम एक बार ये कोशिश भी कर लेते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल कॉल किया है तो दोनों ही बार अमान्य और स्विच ऑफ नंबर दिखा रहा है। मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है और मैंने व्हाट्सएप पे दोनों का नंबर सेव कर लिया है। और अब मैं पहले मीना जी का नंबर सेव ढूंढूंगा अपने मोबाइल फ़ोन में, जो कि सेव है। ये देखिए, मैंने अब ये नंबर सर्च किया, मीना जी, यहाँ पर इनवाइट लिख कर आ रहा है। व्हाट्सएप पर इनवाइट लिखने का मतलब है कि ये नंबर व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सवाल ये है कि अगर ये नंबर व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आखिर व्हाट्सएप पर अगर ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आखिर कैसे मीना जी के नंबर से उस दौरान बातचीत हुई, कैसे पेमेंट इस नंबर से आया और कैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आया? ऐसा क्या हो गया आखिर कि पेमेंट होने के बाद, करने के बाद या सीमा हैदर के भारत पहुंचने के बाद, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये नंबर ही डीएक्टिवेट कर दिया गया और इसके नंबर से जुड़ा व्हाट्सएप भी डीएक्टिवेट कर दिया गया। यहाँ पर एक कोशिश और होगी, क्योंकि दिल्ली भोली जो कि नेपाली भाषा में है, उनसे बात कर लेते हैं, जो कि सीमा हैदर खुद है, जिन्होंने खुद वॉइस नोट ही भेजा था। मैं अब दिल्ली भोली के नाम से जो मैंने नंबर सेव किया है वो भी सर्च करूँगा। और ये देखिए, ये मैंने नंबर सर्च किया है और यहाँ पर भी सेम इनवाइट दिखा रहा है, जिसका साफ मतलब ये है कि चाहे मीना जी के नंबर हो, यानी कि सो कॉल्ड अमित या भारतीय कोई दोस्त, या फिर दिल्ली भोले के नाम से सीमा हैदर का नंबर हो, दोनों ही नंबर ना ही नॉर्मल सर्विस में है ना ही व्हाट्सएप सर्विस में है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ भी पहचान छुपाने की कोशिश तो हुई ही है, साथ में कोई जो कहते हैं ना सबूत छोड़ना या फिर अपनी चीज़ें छोड़ना, वो एक एक चीज़ मिटाई है। और सबसे बड़ा सवाल इन सारी चीज़ों के बीच में उठता है कि अगर ये किस्सा सिर्फ मोहब्बत का है, मिशन का नहीं है, तो इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने जिस नंबर से कॉल किया, जिस नंबर से पैसे पहुँचवाए, स्क्रीनशॉट पहुँचवाया और खुद आपने वॉइस नोट्स भेजे, आप उस नंबर को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि स्विच ऑफ, चलिए हो सकता है किसी का फ़ोन हो, व्हाट्सएप पे भी इनवाइट दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस नंबर के, इन दोनों ही नंबर्स के व्हाट्सएप को भी डीएक्टिवेट किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है इस पूरी पड़ताल में आज तक की, जगह जगह आइडेंटिटी छुपाने के बाद अब इन नंबर्स का खेल, यानी कि हर तरह से अपने
पाकिस्तानी होने के या अपने वहां से बॉर्डर क्रॉस करने के सबूतों को मिटाने की कोशिश। अब सवाल ये क्या सिक्योरिटी एजेंसीज इस छोर पर भी ध्यान देंगी और अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगी या नहीं। जानकारी और देता हूं, देखिए यहाँ पर हम जितनी बात कर रहे हैं शिरीन, उतना बड़ा खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये जो काठमांडू एक तरह का ट्रांजिट पॉइंट है, यहीं पर 7 दिन के लिए सबसे पहले मिले। और ये जो होटल देखिए लिखा है न्यू विनायक रोल्पा, गणेश भाई यहाँ आ जाइएगा, न्यू विनायक रोल्पा, यही वो होटल है जिसका नाम एफआईआर में मेंशन है, जो कि पूछताछ में बताया है। लेकिन पूछताछ में आधा सच बताया है सीमा हैदर ने। ये नहीं बताया कि यहां पर वो फर्जी नाम से रुकी, ये नहीं बताया कि यहां पर सचिन पहले आ गया और उसने ये कहा कि उसकी पत्नी आने वाली, जबकि शादी नहीं हुई थी। ये नहीं बताया कि शादी यहीं पर की है कमरे में, जबकि वहां पर यह बयान दिया कि शादी मंदिर में की है। कई सारे झूठी जो बातें बेनकाब हो रही हैं। लक्ष्मण भाई आइएगा जरा, ये यहाँ के जो इस ओनर हैं लक्ष्मण जी, आइए यहाँ पर आइए, ये थोड़ा यहाँ आ जाइए। ये बहुत ही शानदार शख्सियत हैं। ये लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं। कि एक चीज बता रहे हैं मुझे लक्ष्मण भाई, एक बात मुझे और बताइए। जब गणेश देखिए आपका नाम गणेश है, मैं लक्ष्मण बोल गया। सब जो है भारत में देवी देवताओं के नाम है, तो लक्ष्मण निकल गया। खैर, अब मुझे ये बताइए गणेश भाई कि जब वो यहाँ पर आई तो क्या पहनावा क्या था सीमा हैदर का, और किस तरह से आपने परिवर्तन देखा? पहले क्या पहना हुआ था, बाद में क्या पहनने लगी, क्या चेंज देखा आपने? उसने चेंज तो कुछ नहीं था। पहले जब आया था तो उन्होंने जींस पैंट और टी शर्ट पहनी थी। रुक जाइए, आप बता रहे हैं जब पहले आई थी तो जीन्स और टी शर्ट में यहाँ पर थी, जब आपने पहले देखा, और उसके बाद 2-4 दिन के बाद साड़ी पहनी थी। अच्छा, 2-4 दिन बाद पूरा चेंज हो गया, साड़ी में आ गई। मतलब आपने नोटिस की सारी बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। आई जीन्स पैंट में और 2-3 दिन बाद साड़ी में, यानी कि फिर वो जैसे कि लगे कि इसकी बीबी है सचिन की। हाँ, हमको ऐसे लगा था उसकी बीबी है, तो बाद में पता चला जब न्यूज देखने के बाद, तब भी तो। अगर इसको पाकिस्तान से इंडिया आना था, इसको वहाँ नेपाल से इंडिया आना था, तो इसको वहाँ पे अगर कोई सपोर्ट चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर तो बहुत बड़ा यूनिट है ISI का, वहाँ से सपोर्ट मिल जाती, वहाँ से पैसे मिल जाती, इसको पैसे मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जैसे बात करते हैं कि पाकिस्तान से नेपाल आई, डायरेक्ट फ्लाइट से आई, बीच में स्टॉप ओवर है। नेपाल से इंडिया के अंदर आना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बसें चलती हैं वहाँ पे। मैं रहा हूँ नेपाल के अंदर, पोरस बॉर्डर है हमारा, किसी भी तरीके आ सकता है, कोई भी आ सकता है। टेररिस्ट भी आते हैं। 2001 का जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ तब भी टेररिस्ट वहाँ से आए थे। और तीसरी बात क्या है कि इसके ऊपर बहुत डाउट किया जा रहा है। सर, आप बहुत बड़ा दावा, मतलब आपकी बात अगर गौर से सुनी जाए, बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि टेररिस्ट भी आते हैं, लेकिन ये मुमकिन कैसे होता है सर? फिर वहां पर सीमा सुरक्षा बल भी तो है ना। देखिए 2001 का आप देखिएगा पार्लियामेंट कैसे हुआ था। बहुत से टेररिस्ट यहाँ से भाग जाते हैं, जितने भी यहाँ पे इलीगल लोग। इसका मतलब चूक होती है सर वहां पर? देखिए चूक की बात नहीं है, पोरस बॉर्डर है, वो बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ आपका बिहार लगता है, यूपी। इसका मतलब तो ये हुआ ऐसी कितनी सीमा और पता नहीं कितने लोग आज आ गए होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से आए, रोहिंग्यास आए, क्या यूके में इलीगल लोग नहीं जाते? जी। क्या यूएस में नहीं जाते? सब जगह एंटर करते हैं। ठीक है। हमारा कितना बॉर्डर है? हमारा 12 या 13,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है। और सीधे सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ATS की पूछताछ में जब ये साफ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि ये पाकिस्तान की जासूस है, तो आपकी सरकार का फिर अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये मामला चूँकि गंभीर प्रकृति का है और सेंसिटिव है, तो केंद्रीय एजेंसियां और हमारे स्टेट की एजेंसियां जांच कर रही हैं। अभी ज़्यादा कुछ जानकारी विस्तृत रूप से हम देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये तय है कि हम हर स्थिति में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हम किसी भी स्थिति में कानून से खिलवाड़ करने की स्थिति नहीं होने देंगे। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, ये सवाल सबके मन में है कि ये कैसे हो गया कि बिना वीजा के एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ गई। क्या ये सिस्टम की बड़ी चूक नहीं मानते आप? सब बातों की जांच हो रही है और केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां जांच में लगी हैं। हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे और कहां से चूक हुई इस बात की जांच होके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। ब्रजेश जी, पूछताछ लगातार सीमा हैदर से हो रही है, लेकिन जिस तरीके से वो सवालों के जवाब दे रही है, कई बार खामोशी साध लेती है, धीरे धीरे शक तो बढ़ रहा है। मगर ये भारत के भविष्य के लिए बड़ा सवाल है कि क्या ऐसी कई सीमा हैदर भारत में पहले से मौजूद तो नहीं है, और खासकर बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो। देखिए, हम सतर्कता बरत रहे हैं और लगातार निगरानी करते हैं। सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि गैर सामाजिक
गैरकानूनी कार्य करने वालों पर कड़ी नज़र रखें और इस प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं उनको हम रोकने में सक्षम हैं। हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो यूपी के डिप्टी देखिए एक और अहम जानकारी हमको मिली है शिरीन, और जितनी बात कर रहे हैं उतने ही नए खुलासे हो रहे हैं। मुझे एक और अहम बात यहाँ पता चली है कि यहाँ पर ये क्लब जाने वाला चक्कर था। अब क्लब जाने में कहीं कोई क्लब जाना जो भी आता है काठमांडू वो क्लब जाता है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान के संवाददाता बता रहे थे कि बहुत ही लो इनकम बैकग्राउंड है। क्लब यहाँ बहुत महंगे हैं शिरीन, आप जानती हैं काठमांडू का हाल। तो जिस तरह से यहाँ खर्चा किया जा रहा था, क्लब में जाना हो रहा था और बाई एयर आना और उसके बाद यहाँ पर रहना, 7 दिन होटल में रहना, क्लब जाना, फिर चले जाना, नेक्स्ट टाइम फिर जो है शारजाह का रूट लेना, दुबई होते हुए आना और यहाँ से पोखरा होते हुए जाना, ये सारी चीजें बता रही है कि एक फाइनेंशियल नेटवर्क भी साथ में चल रहा था, ऐसा लग रहा है। लेकिन सर ऐसा कैसे हो गया? देखिए ये सवाल सबके मन में है कि ये कैसे हो गया कि बिना वीजा के एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ गई। क्या ये सिस्टम की बड़ी चूक नहीं मानते आप?